नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी आप लोग देखे ही हैं कि यूपी पीजीटी का पेपर अक्टूबर में होगा 14 एवं 15 को। तो आप लोग तैयारी एकदम अपनी ज़ोरों शोर पे रखिए। और उसी क्रम में हम लोग आज जो सीरीज शुरू किए थे परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं में, उसमें परिवार का हम लोग आज तीसरा यह वीडियो है, जिसमें तीसरा वीडियो है या चौथी क्लास है। यह एकांतिक नाभिक परिवार के बारे में हम लोग देखेंगे, जो यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, बिहार 4.0, झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो भर्ती आई है उसके लिए भी यह रिलेवेंट होगा। एवं इसी के साथ यह जितने भी समाजशास्त्र से पेपर होते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, यूपी जीआईसी हो, यूपी जीडीसी हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, राजस्थान की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, बिहार की भर्ती हो, चाहे जहाँ की भी भर्ती हो, आप लोग प्रश्न वहाँ के प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाइएगा और इस क्लास से उसका कंपेयर तुलना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस नोट से। अगर पूरा प्रश्न न मिले और आने वाले प्रश्न भी इसी से आएंगे, क्योंकि प्रश्न नए बनेंगे कितना कहाँ से। हाँ, 10% प्रश्न, 10 से 15% ऐसे प्रश्न बनते हैं जो किसी नोट से जो एग्जामिनर बनाता है उसी को उसका आंसर पता होता है। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं। इसमें एकांतिक नाभिक परिवार में पार्सन्स ने एकांतिक नाभिक परिवार में पार्सन्स द्वारा उल्लिखित अमेरिकी समाज में परिवार का एक स्वरूप है। एकांतिक नाभिक परिवार किसे कहते हैं? एकांतिक नाभिक परिवार उसे कहते हैं जिसमें औद्योगिक समाजों में, यूँ कहें कि अब तो भारतीय ग्रामीण समाजों में भी इस तरह के परिवार उभरने लगे हैं, जिसमें एक पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे अपने घर से, दूसरे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने नातेदारों से अलग होकर रहना शुरू करते हैं। उसे एकांतिक नाभिक परिवार कहते हैं। एकांतिक नाभिक परिवार की अवधारणा सबसे पहले पार्सन द्वारा दी गई थी। तो पार्सन्स कहते हैं कि पार्सन द्वारा उल्लिखित अमेरिकी समाज में परिवार का एक स्वरूप है। यह आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का स्वरूप है जो बृहद नातेदारी व्यवस्था से अलग अलग होता है। यह एक प्रकार से संरचनात्मक अलगावीकृत होता है। यह एक प्रकार से अगर हम कहें तो यह संरचना को जो पारिवारिक समाज था या परिवार था उसे यह तोड़ने का काम करता है एवं अलग अलग यह रहता है। संरचनात्मक परिवर्तन लाने की बात यहाँ कही जा रही है। अगला हम देखते हैं। इसी में उसमें कुछ खास नहीं था। अब देखते हैं उत्तर आधुनिक परिवार। यह उत्तर आधुनिक जो परिवार है, यह उत्तर आधुनिक परिवार जो है, यह उत्तर आधुनिक परिवार जो है, इसकी सबसे पहले अवधारणा अगर किसी ने दी थी तो वह थे 1975 में सोल्टर द्वारा पश्चिमी समाज में परिवार के एक स्वरूप का उल्लेख किया गया था। यानी कि 1975 में इस उत्तर आधुनिक समाज का, जो उत्तर आधुनिक परिवार की जो अवधारणा थी, उसे सोल्टर ने दिया था। इस प्रकार के परिवार के लिए सोल्टर 3 विशेषताएं बताते हैं। पहला है, किशोर और युवाओं पर दिन प्रतिदिन माता पिता की अपेक्षा संगी साथियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उत्तर आधुनिक परिवार का तात्पर्य क्या है? जैसे जैसे अब परिवार या समय बढ़ता जा रहा है, समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है, परिवर्तन समाज में आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो युवा एवं युवतियां हैं, वह उन पर से परिवार का जो पकड़ है वह ढीला होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो वह अपने मन का करने लग रहे हैं। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि और इसका प्रभाव देखिए पड़ भी रहा है समाज में इसका प्रभाव पड़ भी रहा है। दूसरा है वैवाहिक अस्थिरता, और तीसरा है स्त्रियों द्वारा घर रूपी घोंसले से बाहर आना। यह सोल्टर ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोल्टर ने कहा था। आगे हम देखते हैं। मार्क्स ने उत्तराधुनिक जो परिवार था उसके बारे में कहा था कि पूंजीवाद का अवलंबन है, यह मार्क्स ने कहा था। अगला है, ईरजेरेंस्की नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था दाम्पत्य मूलक परिवार दमनकारी तथा उत्पीड़क है। उत्तर आधुनिक परिवार के बारे में इन्होंने कहा था कि जो दाम्पत्य मूलक परिवार है, जिसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे होते हैं, वह दमनकारी तथा उत्पीड़क है। उसके द्वारा उत्पीड़न होता है एवं वह अधिकारों का दमन करता है। बैरेट एवं मिक्तोस ने परिवार दमनकारी व समाज विरोधी संस्था है। यह शुरू से ही इनका कहना था, मिक्तोस और बैरेट का, कि जो परिवार है वह दमनकारी भी है और समाज विरोधी संस्था भी है। हेनरी मेन जो है, उन्होंने प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी ऐसा कहा था, जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है। हेनरी मेन ने कहा कि आधुनिक समाज में परिवार की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए एकल परिवार, अब बहुत जगह आप देखेंगे एकल माता परिवार, माँ परिवार या पिता परिवार होता है, जिसमें
या तो बस पुरुष होता है जो गोद ले लेता है किसी को, माँ एक औरत होती है जो किसी को गोद ले लेती है, विवाह करना ही वो पसंद नहीं करते हैं। तो यह हेनरी मेन ने कह दिया था। आगे हम देखते हैं, क्योंकि देखिए यह सब चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। इसमें वेस्टरमार्क जो हैं, वेस्टरमार्क नाम वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था परिवार एक दमनकारी संस्था है। इन्होंने परिवार को दमनकारी संस्था के रूप में देखा था। हेनरी मैन फिर एक स्त्री परिवार की अंतिम बिंदु होती है। इन्होंने स्त्री को ही महत्वपूर्ण स्थान परिवार में दिया है। फिर हेनरी मैन कहते हैं एक स्त्री का नाम वंशावली की उस शाखा था या प्रशाखा को समाप्त कर देता है जिसमें वह नाम आता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, आप वेस्टरमार्क को याद रखिए, वेस्टरमार्क को याद रखिए। और अगर हम ऊपर देखें तो जेरेंस्की और मार्क्स, उसके बाद शोर्टर को, क्योंकि प्रश्न अभी पूछने का थोड़ा तरीका बदल गया है तो प्रश्न हो सकता हो कि पूछ ले। इसी के साथ विलियम गुडे जो हैं, इन्होंने लिखा था यदि परिवार मनुष्य की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था न करे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। इन्होंने कहा था कि जो परिवार है वह अगर प्रजनन एवं यौन संतुष्टि का जो आवश्यकता है उसे पूरा न करे तो वह समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए विवाह न किया जाए और लोग जैसे एकल परिवार की बात कर रहे हैं जिसमें बस एक पुरुष होता है या एक महिला होती है जो अलग अलग बच्चों को गोद ले लेते हैं, इस तरह से अगर चलता रहे तो समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। क्योंकि समाज में जब प्रजनन ही नहीं होगा तो जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो समाज रहेगा कैसे, समाज खत्म हो जाएगा। तो परिवार पे, विवाह पे कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। द फैमिली जो पुस्तक थी इसे बर्गेस अम्लाक ने लिखा था 1945 में। इसी नाम से पुस्तक विलियम गुडे ने भी लिखा था 1964 में। D.H.J. मार्गन ने लिखा था 1985 में और W.W. वालर ने लिखा था 1938 में पुस्तक इन्होंने द फैमिली लिखी थी। फिर पुस्तक थी मैरिज एंड फैमिली, इस नाम से पुस्तक 1947 में M.F. निमकाफ ने पुस्तक लिखा था। अगली पुस्तक है द फैमिली पास्ट एंड प्रेजेंट, 1838 में B.J. स्टर ने लिखा था। द फैमिली एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी 1945 में J.K. फाल्सम ने लिखा था। उसके बाद यूथ फैमिली एंड एजुकेशन 1941 में फाल्सम ने लिखा था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगली पुस्तक है वार एंड द फैमिली 1940, यह पुस्तक वालर ने लिखा था। और वालर की एक और पुस्तक थी वालर की द वर्ल्ड लव एंड न्यू 1930 में, यह भी वालर ने ही लिखा था। अगली पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली 1934, इसे W. गटसेल ने लिखा था। एक पुस्तक और है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक को वेस्टरमार्क ने लिखा था। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, आगे क्या है, आगे भी कुछ पुस्तकों के नाम ही हैं। और यह पुस्तकों में से द मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि द मदर्स आज तक कई बार PGT में पूछी जा चुकी है। द मदर्स 1927 में ब्रीफराल्ड द्वारा लिखा गया था। अगली पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन 1947 में C.C. जिमरमैन ने लिखा था इस पुस्तक को। उसके बाद द अनएम्प्लॉयड मैन एंड हिज फैमिली 1940 में M. कार्मोवस्की ने लिखा था। और अगली पुस्तक थी द फैमिली एंड द डिप्रेशन 1938, कैवन वर्रैक ने लिखा था। और लास्ट पुस्तक थी द फैमिली इनकाउंटर्स द डिप्रीवेशन, R.C. एंजल्स ने इसे लिखा था। इसके बाद परिवार के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप हम लोग देखते हैं क्योंकि यह परिवार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उभयवाही परिवार का तात्पर्य होता है कि इस परिवार में जो अन्य किसी से इनको कोई मतलब नहीं होता है और यह अपने में ही ये लोग अपना जो मान लीजिए कि पति पत्नी हैं वह अन्य नाते रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखते हैं, यह एकदम उन्मुख होते हैं। दूसरा हो गया सम्मिश्रण परिवार, इसमें संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के मिश्रण पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक परिवार है, वह गांव में रहता है, उसमें माता पिता, पति पत्नी, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग हैं। उसमें कोई बच्चा हुआ, वह किसी कंपनी में लगा इंजीनियर मान लीजिए बन गया, तो वह अब पता चले कि कोई ऐसा घर है जो गोरखपुर में रहता है और उनका जो लड़का है उस घर का वह बेंगलुरु में किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो जब वह शादी होता है तो वह क्या करता, तो उसके घर के लोग या वो क्या चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, तो वह लेके चला जाता है। तो इस तरह से वह एकल परिवार हो गया। लेकिन कभी छुट्टियों में या
किसी त्यौहार पे या कोई फैमिली फंक्शन हुआ तो उसमें जब आते हैं तो वह संयुक्त परिवार का भी रूप धारण कर लेता है, तो वह सम्मिश्रण परिवार है। यौगिक परिवार हो गया, यौगिक परिवार में भी एकलता का आपको गुण दिख जाएगा। दाम्पत्यिक या दाम्पत्य मूलक परिवार, इसे एकल परिवार भी, एकल या न्यूक्लियर फैमिली इसे कहते हैं। द्विस्थानीय परिवार, माता पिता, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे उसी परिवार को हम लें, एक बेंगलुरु में कभी रहता है, कभी गोरखपुर में आके रहता है, तो इस तरह के परिवार को द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। उभय स्थानीय परिवार, उभय स्थानिक एवं विस्तारित परिवार, इसमें क्या होता है कि विस्तारित परिवार की जब हम परिवार पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे उसमें कि विस्तृत परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता, मामा मामी, सास ससुर, साली साला और पति पत्नी हो, बच्चे हों, उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। फिर प्राथमिक परिवार में वही आ गया जिसे हम प्रजनन या जन्म के माध्यम से स्थापित करते हैं। इसी के साथ परिवार आज यहाँ पर समाप्त हुआ, लेकिन परिवार का दूसरा पार्ट जो होगा है वह है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार को हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग संयुक्त परिवार को भी देखते हैं। जो संयुक्त परिवार है ज्वाइंट फैमिली को मैं बताया ही था कि जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रहते हों, माता पिता, पति पत्नी एवं दादा दादी। पति पत्नी के विवाहित बच्चे भी होंगे या अविवाहित बच्चे भी हो सकते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। यह जो संयुक्त परिवार है उसको मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार। या मैं पीछे लिख दिया हूँ थोड़ा। मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार पहले से ही प्रबल रूप में पाया जाता है। नहीं, जो भारत में परिवार है उसका अर्थ है संयुक्त परिवार। मैक्स मूलर ने कहा था कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा। क्या कहा कि यह अनादिकाल से या आदि परंपराओं से यह चला आ रहा है कि भारत में संयुक्त परिवार ही रहेगा। अगला है, इसमें देखते हैं के.एम. पणिक्कर का कहना है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार है। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जो हिंदू समाज है वह उसकी समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार है, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार बहुत प्रबल रूप में या बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं या अभी हैं भी, थे भी। तो इरावती कर्वे का कहना है कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए 3 बातों की जानकारी आवश्यक है। पहला है भाषाई संरचना, दूसरा है जातीय संरचना, तीसरा है पारिवारिक संरचना। इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे या अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो इरावती कर्वे हैं इन्होंने तीनों पर बांटकर भारतीय समाज को समझाया था। अगला है के.एम. पणिक्कर ने कहा जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। जो हम पणिक्कर हैं उन्होंने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक जो संगठन है उसको 2 महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। आगे इसमें इन्होंने इसी में आगे हम देखते हैं के.एम. कपाड़िया ने पुस्तक लिखी थी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955 और दूसरी पुस्तक थी हिंदू किनशिप 1947। इन्होंने 2 पुस्तकों के माध्यम से भारतीय समाज में परिवार के बारे में कुछ अध्ययन किए थे। एम.एस. गोरे नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने पुस्तक लिखा था अर्बनाइजेशन एंड फैमिली 1968। यह पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है। टी.एन. मदान का जो पुस्तक है यह भी पीजीटी में आया है, फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर 1965। यह पुस्तक पीजीटी में पूछी जा चुकी है। अगला है इसमें आई.पी. देसाई ने गुजरात के महुआ का अध्ययन किया था। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ 1964 में एक पुस्तक लिखी थी। इरावती कर्वे की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953। इसी पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज में विवाह के आधार पर या नातेदारी के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा था। पहला था उत्तरी, दूसरा था दक्षिणी, तीसरा था पूर्वी और चौथा था केंद्रीय। उन्होंने पश्चिम की बात नहीं कही थी, पश्चिम की जगह पे उन्होंने केंद्रीय की बात कही थी। एवं
इसी के साथ उन्होंने उत्तर पूर्व की भी बात नहीं की थी, उत्तर पूर्व की भी बात नहीं की थी। तो इसलिए हमेशा कर्वे के नाम से यह 4 नातेदारी जो आधार है भारत का विभाजन का, उसे 4 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न हम अगला देखते हैं। केएम कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण माना है। कपाड़िया ने कहा था कि पीढ़ियों की जो गहराई है वह संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि जब हम एक परिवार में जब 3 पीढ़ी या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं तो आने वाली पीढ़ी को जो शिक्षा दी जाती है वह अपने महत्व को समझाती है एवं बताती है। आगे देखते हैं। इरावती कर्वे ने परिभाषित किया था संयुक्त परिवार को। इरावती कर्वे एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित हैं। इसे संयुक्त परिवार इरावती कर्वे ने कहा था। उसके बाद आईपी देसाई ने द जॉइंट फैमिली इन महुआ, द जॉइंट फैमिली इन इंडिया में जो 1956 में इनकी एक पुस्तक थी, इसमें कहा था हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इनका कहना था, मैं बता ही रहा हूँ आपसे, और इनका भी यही कहना था कि जो परिवार होता है उसमें 3 पीढ़ियों के लोग कम से कम रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे है, और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। इनका कहना था कि संयुक्त परिवार की विशेषताओं में संपत्ति, सामान्य संपत्ति होता है, आय होता है, परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। उनमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संयुक्त परिवार है तो कोई कह दिया है जा रहे हो तो छोटे भाई को अपने देखना, चाचा को देख लेना, चाहे चाचा के लड़कों को देख लेना। और जब एकल परिवार होता है तो उसमें कोई किसी को नहीं देखता है, उसमें होता है हम अपने आप से ही रेगुलेट होते हैं। या बहुत से जो अभी देखते होंगे जो एकल परिवार हैं उसमें आप बच्चों में आत्महत्याएं या अवसाद में चले जाना या डिप्रेशन में चले जाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। माता पिता भी इसमें चले जाते हैं। अभी मैं देखा था कि एक न्यूज़ में पढ़ा था 1 जनवरी 2025 का, जिसमें क्या हुआ था कि एक लड़का, लखनऊ में कोई फैमिली रहती थी, तो फैमिली में जो मतलब आदमी था वह रेलवे में सेक्शन इंजीनियर के पद पे थे। तो क्या हुआ कि वह सुबह ड्यूटी पे चले गए। उनका 2 लड़के थे और 1 लड़की। एक बड़ा लड़का था, वह था कोटा में पढ़ाई करता था। छोटा लड़का था, एक लड़का था, वह सबसे छोटा था। बीच में लड़की थी। तो क्या हुआ कि छोटा वाला लड़का घर पे था, 12 साल का था। तो वह कहा कि अपने मम्मी से पैसा मांगा। पैसा न देने पे वो लोग पैसा कुछ कम दिए, ये जाके तुरंत घर में रूम में घुसा और फांसी लगा लिया, पंखे से दुपट्टा बांध के झूल गया। तो वह इस तरह क्या होता है कि जब ज्वाइंट फैमिली में हम रहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि अब भाई अगर घर में 4-5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए तो भाई उतने पैसे, मान लीजिए कोई मांग रहा है कि हाँ हमको 10,000 का फ़ोन दे दो, तो अब 10,000 का फ़ोन हर बच्चे को देना होगा क्योंकि हर बच्चा उससे मांगेगा। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि एक चीज़ खरीद दिया जाता था तो उससे हर आदमी, मतलब हर बच्चा उससे खेलता था। कोई खिलौना हो गया तो इसी के साथ क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था, मान लीजिए कोई बच्चा ज़्यादा महंगा सामान मांग रहा है तो ये होता था कि नहीं यार इसको नहीं दे पाएंगे, तो उसमें ना ही करने का जो एक मतलब वह प्रक्रिया थी वह थी। एकल परिवार में क्या होता है, एक ही बच्चा होता है, ठीक है, जो मांगता है उसको दे देते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी डिमांड बढ़ते जाते हैं, पूरा नहीं हो पाता है तो गलत कदम उठा लेता है। तो इस तरह से संबंधों से बंधे रहते हैं। अगला है एम.एन. श्रीनिवास ने इंडिया सोशल स्ट्रक्चर एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जिनमें सामान्यतः 2 या 2 से अधिक एकाकी परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार कहलाते हैं। इन्होंने एकाकी परिवारों को जोड़ा, जैसे मान लीजिए चाचा और मेरा परिवार, इस तरह के परिवारों को श्रीनिवास ने संयुक्त परिवार की संज्ञा दी है। बोटोमोर ने कहा भूतकाल में यह एक संगठित समूह के समान था जिसमें सामान्य संपत्ति तथा रक्षक देवता की आमतौर पर पूजा तथा परिवार के प्रमुख के द्वारा शक्ति का प्रयोग होता था। इन्होंने कहा कि यह संगठित समूह था, इसमें एक रक्षक देवता की एक सामान्य संपत्ति होती थी और रक्षक देवता का आमतौर पर पूजा होता था। जैसे कुल देवी होती थी या कुल देवता होते थे, उनकी हर जगह पूजा होती थी जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और परिवार का जो प्रमुख होता था, यानी कि जो सबसे भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है तो इसमें हम मानते हैं,
तो जो घर का पुरुष है, जो सबसे उम्र दराज है या सबसे प्रभाव रखता है, वह शक्तियों का प्रयोग करता था परिवार पर, वह परिवार का रेगुलेशन का काम करता था। आगे देखते हैं यस्सी दुबे, यदि अनेक मूल परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं, उनमें निकट का संबंध हो, वे एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तब उनके इस सम्मिलित रूप को एक संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। इन्होंने कहा कि उस परिवार को ही संयुक्त परिवार कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि अनेक मूल परिवार हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, निकट का संबंध उनमें है, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, मतलब रसोई उनका एक कॉमन है, आर्थिक इकाई के रूप में वह सभी लोग मिलकर एक ही खेत में मान लेते हैं काम करते हैं, उनके पास सम्मिलित रूप से एक संयुक्त परिवार उनके इस सम्मिलित रूप को ही संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। यह यस्सी दुबे ने कहा था। अब संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं देखते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं, पहला है बड़ा आकार, दूसरा सामान्य निवास स्थान। बड़ा आकार तो होता ही है, क्योंकि कम से कम मान लीजिए 10 लोग, 15 लोग, 20-20 लोग होते हैं एक एक परिवार में जब संयुक्त परिवार है तो। फिर सामान्य निवास स्थान, मजुमदार एवं मदान, डेविस, इरावती कर्वे आदि ने सामान्य निवास स्थान को संयुक्त परिवार का एक आवश्यक लक्षण नहीं माना। लक्षण माना है, इन लोगों ने माना, इन लोगों ने कहा, मजुमदार एवं मदान, डेविस, इरावती कर्वे ने कहा कि जो सामान्य निवास है वह भी संयुक्त परिवार का एक आवश्यक लक्षण है, क्योंकि एक ही घर में सभी लोग रहते हैं। लेकिन जो आईपी देसाई थे, इन्होंने सामान्य निवास स्थान को के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि कोई परिवार है, 10 लोग हैं, 2 लोग घर पे रह के खेती बाड़ी का काम करते हैं, परिवार को देखते हैं, बाकी जो 8 लोग हैं वह बाहर जाकर काम करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब कोई पारिवारिक फंक्शन होता है या मान लेते हैं कि कोई शादी विवाह पड़ता है या त्यौहार पड़ता है या छुट्टियों के समय में वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि सामान्य निवास स्थान ही संयुक्त परिवार का आधार हो। यह आईपी देसाई का कहना था। आगे हम देखते हैं, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए इसके विघटन की बात की जा रही है। इसके विघटन की भी बात की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि जो संयुक्त परिवार है वो बिखर रहा है एवं टूट रहा है। इसमें बात बर्गेस, डेविस, बोटोमोर इसकी समाप्ति की बात करते हैं। जो बर्गेस और डेविस एवं बोटोमोर है, उन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार अब समाप्ति के कगार पर है। लेकिन आईपी देसाई, केएम कपाड़िया तथा इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के भविष्य को अंधकार में नहीं माना। आईपी देसाई, केएम कपाड़िया एवं इरावती कर्वे का कहना है कि संयुक्त परिवार का जो भविष्य है वह मिटने वाला नहीं है, अभी वह लंबे समय तक चलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केएम कपाड़िया ने कहा था, का कथन है कि हिंदू भावनाएं अभी भी आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय समाज के अध्ययन में, भारतीय समाज में हिंदुओं का अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू जो अभी भी भावनाएं हैं वह आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। तो भावना से संयुक्त परिवार चलेगा नहीं, उसमें आपको एक साथ रहने होंगे, अच्छे संबंध बनाने होंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने होंगे, तब जाके संयुक्त परिवार चल पाएगा। आगे हम देखते हैं, बोटोमोर ने कहा संयुक्त परिवार का विघटन केवल औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, बल्कि उसका प्रमुख कारण है कि संयुक्त परिवार आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हो चुका है। बोटोमोर ने कहा था कि संयुक्त परिवार विघटन क्यों हो रहा है, इसका कारण औद्योगिकरण बस नहीं है, प्रमुख कारण है जो आर्थिक विकास की आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं संयुक्त परिवार है, भाई चार भाई रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, माता पिता भी हैं, एक ही साथ सभी लोग रहते हैं। उसमें 3 लोग नौकरी करते हैं, चाहे 2 लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, 2 लोग पढ़े, नहीं नौकरी लगी तो खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। तो अब क्या होता है कि जो मान लीजिए नौकरी करता है और जो खेती बाड़ी करता है, उन दोनों की लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर होगा। कभी भावनाएं आ जाती हैं, जो नौकरी कर रहा है कि पूरा काम तो मैं ही कर रहा हूँ यार, सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ, गाड़ी मैं खरीदा हूँ, घर मैं बनवाया हूँ, तो फिर मैं इन लोगों को क्यों दूँ। और जो मान लीजिए खेत में काम करता है, वह सोचता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, मैं खेती बाड़ी में फंसा पड़ा हूँ। तो इस तरह की जो आर्थिक विकास की जो आवश्यकताएं उसको पूरा करने में जो संयुक्त परिवार है वह असफल हो चुका है। इसका भी कारण बोटोमोर ने कहा कि यह भी कारण है उसको बिखरने का या विघटन होने का प्रमुख कारण है। अगला है केएम कपाड़िया नवीन न्याय व्यवस्था, यातायात के नवीन साधन, औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार तथा परिवर्तित मनोवृत्तियों को संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इन्होंने कहा कि जो नवीन न्याय व्यवस्था आया है, जो संपत्ति का बंटवारा, इसमें कहा गया है कि हाँ संपत्ति का बंटवारा होगा। पहले जो प्राचीन भारत में या प्राचीन समय में संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता था।
संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता था। यातायात के नवीन साधन, लोग यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख कर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी किसी शहर का, कोई बड़े शहर का, जैसे बेंगलुरु जैसे शहर का कोई अगर दौरा करे, वहाँ देखेगा कि अरे यार शहरों में भी लोग, सभी लोग बस अपने आप से मतलब रखते हैं। जो भी बड़े शहर होते हैं वहाँ बस लोग अपने आप से मतलब रखते हैं। वह भी गाँव में आएगा तो भी कहेगा कि हम भी अपने आप से मतलब रखेंगे, हम अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को, बहनों को क्यों देखें, हम अपने से मतलब रखते हैं। औद्योगिकरण ने इस तरह की शिक्षा का जो प्रसार हुआ, यह भी संयुक्त परिवार के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केएम कपाड़िया का कहना था। केएम पणिक्कर जो हैं, इन्होंने कहा संयुक्त परिवार के विघटन के लिए सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लगाने और इस कारण उनके संबंधों का क्षेत्र सीमित मानते हैं। इन्होंने कहा, केएम पणिक्कर ने कहा था कि संयुक्त परिवार का विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो संयुक्त परिवार होता है वह अपने सदस्यों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण रखने लगता है और उसके कारण भी उनका क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसलिए संयुक्त परिवार विघटन के कगार पर आ चुका है एवं विघटित हो जाएगा। तीसरी जो विशेषता है वह सामान्य संपत्ति है। वह भी संयुक्त परिवार को इकट्ठा रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे है सहयोगी भावना। इस भावना को हम की भावना भी कहते हैं। जो सहयोगी भावना है उसे हम की भावना भी कहते हैं। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए तथा सब एक के लिए का सिद्धांत लागू होता है। इस प्रकार से यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित होता है। जैसे मतलब इसमें कहने का इसका तात्पर्य है कि जो संयुक्त परिवार होता है वह सबके लिए खड़ा होता है और सब एक के लिए भी खड़े होते हैं। इसी जैसे कि समाजवाद है, जो रूस में समाजवाद है, जैसे कि मान लीजिए जो कभी सभी लोग काम करेंगे और इकट्ठा करके सभी लोग समान रूप से सब में बांट दिया जाएगा। यही व्यवस्था संयुक्त परिवार में भी हो तो संयुक्त परिवार का विकास होता रहेगा। अगला है इरावती कर्वे ने परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया। एमएस गोरे जो थे, इन्होंने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया। अभी मैं बताया था द अर्बनाइजेशन एंड फैमिली एंड चेंज इनकी पुस्तक थी। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इनकी पुस्तक एमएस गोरे की ही पुस्तक थी। कूले ने कहा संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है, यह कूले का कहना था। स्टीवर्ट एवं गिलिन ने कहा संयुक्त परिवार के अंतर है उसमें चित्रों के माध्यम से प्रकट किया है। केटी मर्चेंट। विशेषताओं के बाद आज की क्लास रोक देंगे फिर अभी, क्योंकि इसमें संयुक्त परिवार के प्रकार होंगे, फिर कुछ अब संयुक्त परिवार के कुछ और प्रकार आएंगे, उसमें अभी क्लास थोड़ा बड़ी होगी। केटी मर्चेंट नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1930 से 32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार के अधिक विरोध में हैं। यह भी बात सही है, क्योंकि जब तक आदमी शिक्षा लेता है या शिक्षित लोग हैं वह संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यह किसी को बुरा मत लगे इस बात से, जो घर की महिलाएं होती हैं वह साथ नहीं रहना चाहती हैं। उनको क्या दिक्कत है, ज़्यादा समय बर्तन मैं धुल दी, ज़्यादा खाना मैं बना रही हूँ, घर का ज़्यादा काम मैं कर रही हूँ, तो इससे अच्छा हम लोग अलग रह लें। यही सब कारण है संयुक्त परिवार के बिखरने का। यह केटी मर्चेंट ने अध्ययन किया था। आगे है, इसमें 5वां विशेषता है कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता का तात्पर्य है कि सभी लोगों का कर्ता धर्ता एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता है। जो घर का बड़ा पुरुष सदस्य होता है, या उम्र में या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, उसे ही घर का कर्ता धर्ता सभी लोगों के लिए मालिक, उसी को एक तरह का मालिक बना दिया जाता है। आगे है सामान्य पूजा। सभी लोग एक सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उसी में से जाके कोई और पूजा करे, कोई और पूजा करे। अगर कुल देवी का पूजा है सभी लोग करेंगे, कुल देवता का पूजा है सभी लोग साथ में जाएंगे। 7वां है सामान्य रसोई। एक ही रसोई में या एक ही किचन में खाना बनेगा जिसमें सभी लोग काम करेंगे और सभी लोग खाना एक ही साथ खाएंगे। उसी के किचन का बना खाना सभी लोग खाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 लोग गुस्साए और धीरे से गैस लिए और साइड में कहीं रख के खाना बनाना शुरू कर दिए। ऐसे संयुक्त परिवार नहीं चलता है। अगला है, इसमें अधिकार और दायित्व। संयुक्त परिवार में अधिकार और दायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है उसको सबका नियंत्रण का जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद कुछ लोग हैं जिनको महिलाओं को घर का काम सौंपा गया है। घर में भी मान लीजिए जानवर हैं तो कुछ लोगों को जानवर दिया गया है कि ठीक है आप लोग जानवर में कीजिए, कुछ लोग खाना बनाने का काम करेंगे, कुछ लोग उसमें बच्चों को
पालन पोषण, उनको स्नान कराना, खाना खिलाना, स्कूल भेजना, इस तरह का काम होता है। जो पुरुष सदस्य हैं उनमें से कुछ लोगों को बाहर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करते हैं। तो यह उसमें दायित्व एवं अधिकार भी बंटे होते हैं। परंपराओं की प्रधानता होती है संयुक्त परिवार में। और 10वां है तुलनात्मक स्थायित्व। इसमें एक दूसरे से तुलना करके स्थायित्वता को प्राप्त किया जाता है। और आज की क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं और फिर अगले हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के परिवार। इसमें अभी भी क्योंकि अब जो प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रकार के जो हम परिवार देखेंगे उससे बहुत से प्रश्न आएंगे, क्योंकि ओक्का जो है वह मैसूर की कुर्ग क्षेत्र में पाया जाता है। इल्लम है दक्षिण भारत के नमुद्रियों में पाया जाता है। इसी तरह से इजराइल में एक परिवार पाया जाता है। तो इन तरह के परिवारों का हम लोग अगले क्लास में अध्ययन देखेंगे। और आज हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। और आप लोगों से और एक बात, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से जो भी गलतियां हो रही हैं उसे बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।